29 मई 1914 ठंडी सन्नाटे से भरी सेंट लॉरेंस नदी से अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। जिस ठंडे पानी में एक दो नहीं बल्कि 1400 लोग अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। अब पास से गुजरने वाले जहाज स्टॉर्सटाइट के क्रू ने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन वो इनमें से केवल 400 लोगों को ही बचा सके। यानी करीब 1000 लोग उस रात के सन्नाटे में गहरे ठंडे पानी के आगोश में समा गए। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये 1400 लोग अचानक से सेंट लॉरेंस नदी के इस गहरे ठंडे पानी में आए कहां से। ये कहानी है टाइटैनिक के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैरीटाइम डिजास्टर की, और आज की इस वीडियो में हम 29 मई 1914 की उसी दर्दनाक कहानी की रहस्य को जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 28 मई 1914 पहले विश्व युद्ध का समय। दोपहर की हल्की धूप के बीच क्यूबेक सिटी के बंदरगाह पर कनाडा की कुछ सबसे एडवांस शिप में से एक खड़ी थी। ये है आरएमएस एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड, जो अपनी 96वीं यात्रा के लिए तैयार है। लेकिन दुनिया इस बात से अनजान थी कि इस सफर के बीच इस शिप के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके चलते इस पर मौजूद करीब 1500 लोग सेंट लॉरेंस नदी की गहराइयों में अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे होंगे। ये यात्रा कनाडा से लिवरपूल इंग्लैंड तक की होने वाली थी। जहाज के डेक पर यात्रियों की खुशी दिख रही थी। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था तो कोई नई सपनों की तलाश में जा रहा था। उनमें से बहुत से लोग यूरोप से आए थे और अब नए देश में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने लौट रहे थे। इन सभी यात्रियों के बीच जहाज पर एक खास ग्रुप था, सैल्वेशन आर्मी का, जो 170 सदस्यों का ग्रुप था, जो सब भी इंग्लैंड में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहे थे। तो 570 फीट लंबा और 66 फीट चौड़ा आरएमएस एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड साल 1906 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 1500 से अधिक यात्री और क्रू मेंबर्स एक साथ ट्रैवल कर सकते थे, जिसे खास तौर पर अटलांटिक ओशन की चुनौतियों के लिए डिजाइन किया गया था। इन शॉर्ट कहूं तो टाइटैनिक की तरह आरएमएस आयरलैंड भी एक लग्जरियस शिप थी, जिस पर यात्रियों के लिए हर पॉसिबल सुविधाएं उपलब्ध थी। 28 मई की उस रात शिप की कमान संभाल रहे थे हेनरी कैंडाल, जो एक अनुभवी मरीन कप्तान थे और सेंट लॉरेंस नदी के खतरनाक रास्तों के बारे में काफी अच्छे से जानते थे। सेंट लॉरेंस नदी प्राचीन समय से ही उत्तरी अमेरिका का प्रवेश द्वार कही जाती थी, जो हमेशा से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खतरनाक मार्ग के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस थी, जिसकी तेज धाराएं संकरी चट्टानों वाले रास्ते के साथ एक घने कोहरे की चादर इसे और भी डरावनी बना देती थी, जिन कंडीशंस में एक चूक पल भर में किसी भी जहाज को अंधकार में ढकेल सकती थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैंने आपको मेरे दोस्त मनीष के बारे में बताया था और उसके यूनिक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, और जरा देखो कि कितने सारे लोग उसके लिए थैंक्स करते हैं। अब चलो फिर से मनीष का ये मैजिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पहले की तरह काम करता है। तो सॉफ्टवेयर में एक मल्टीप्लायर 8.52x दिख रहा है। तो चलो मैं 3000 से खेल रहा हूँ 8.52x ऑटोमेटिक विड्रॉल के साथ, और देखो मेरे 40K हो गए। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी अभी भी बहुत हाई है। अब अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मनीष के टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाओ और इस सॉफ्टवेयर को जीतने का मौका पाओ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब उस दिन शाम के करीब 4:30 बजे एम्प्रेस ने करीब 1400 यात्रियों के साथ क्वेबेक सिटी को छोड़ दिया। जहाज के इंजन पूरे जोर से चल रहे थे, वातावरण बिल्कुल साफ था और हर कोई आरामदायक सफर की उम्मीद कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात ढलती गई, मौसम ने अपनी करवट लेनी शुरू कर दी। रात के करीब 1:30 बजे जब जहाज नदी के एक संकरे हिस्से से गुजर रहा था, तब नदी के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, जिसमें जहाज का कप्तान के आसपास कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये 1914 का समय था, जहां पर जीपीएस और रडार जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और दोस्तों यहीं पर इस कहानी में एंट्री हुई एक और नए कैरेक्टर की, द स्टॉर्सटाइट कार्गो शिप की। ये भी एक जायंट शिप थी जिसकी लेंथ 440 फीट और विड्थ 58 फीट की थी। और क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक ओशन वाले हिस्से में कई बार ठंड के कारण समुद्र के ऊपर भी काफी मोटी बर्फ की चादर जम जाया करती थी, इसलिए इस कार्गो शिप को काफी मजबूती के साथ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह हैवी कार्गो के साथ समुद्री बर्फ को भी आगे से काटती हुई बढ़ सके। यानी कि ये एक तरह से आइस ब्रेकर शिप की तरह थी। एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन यही स्टॉर्सटाइट कार्गो शिप आरएमएस एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड और उस पर मौजूद ऑलमोस्ट 1000 लोगों की जिंदगी का काल बनी।
तो देखो 29 मई 1914 की रात स्टार स्टार्ड शिप कोयले से पूरी लोडेड होकर सेंट लॉरेंस नदी से होते हुए नॉर्थ अमेरिका के अलास्का की ओर यानी आरएमएस आयरलैंड की दूसरी दिशा की ओर जा रही थी। इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी, जो कि एक नॉर्मल चीज है क्योंकि उन्हें बस एक दूसरे के रास्ते को क्रॉस करके जाना था। लेकिन इसी क्रॉसिंग के दौरान सबसे बड़ी गलती हुई। तो देखो उस दिन स्टार स्टार्ड शिप की कमान कैप्टन थॉमस एंडरसन संभाल रहे थे। ये भी काफी अनुभवी कैप्टन थे और ये जानते थे कि सेंट लॉरेंस की तेज धाराएं और कोहरा दोनों मिलकर खतरनाक बन सकते हैं। लेकिन दोनों कप्तानों के सतर्क होने के बावजूद दोनों जहाज एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। 29 मई 1914 रात के करीब 12:30 बजे थे। आरएमएस एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का डेक यात्रियों से भरा हुआ था। कुछ लोग रात के खाने के बाद आराम कर रहे थे। क्रू मेंबर्स ने अगले दिन की तैयारियां शुरू कर दी थी। बच्चे अपनी माओं के साथ सोने के लिए जा चुके थे। अब अचानक ही कोहरे की घनी चादर ने नदी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरएमएस आयरलैंड के कैप्टन कैंडाल ने तुरंत ही जहाज के इंजन को धीमा करने का आदेश दिया। जहाज की सीटी यानी विसल बार बार बजाई गई ताकि आसपास के जहाज सतर्क हो जाए। और दूसरी ओर स्टार स्टार्ड के कैप्टन एंडरसन ने भी कोहरे में अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश की। उन्हें जब आरएमएस आयरलैंड से आने वाली सीटी सुनाई दी तो उन्होंने भी अपनी पोजीशन के बारे में आरएमएस आयरलैंड को सतर्क करने के लिए कई जवाबी सीटी बजाई। लेकिन कोहरे की वजह से उनकी आवाज का सही दिशा में पहुंचना मुश्किल हो गया। अब यहाँ पर दोनों जहाजों के बीच गलतफहमियों का एक खतरनाक खेल शुरू हो गया। आरएमएस आयरलैंड के कैप्टन कैंडाल ने सोचा कि स्टार स्टार्ड उनके बाईं तरफ से गुजर जाएगा और उन्होंने अपने जहाज को दाईं ओर मोड़ने का फैसला किया। लेकिन स्टार स्टार्ड के कैप्टन एंडरसन को लगा कि एम्प्रेस दूसरी दिशा में बढ़ रही है और उन्होंने स्टार स्टार्ड को सीधे रखने का ही निर्णय लिया। 29 मई 1914 घड़ी की सुइयां रात के करीब 1:30 बजे की ओर बढ़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि दोनों जहाजों के लिए एक दूसरे को देख पाना असंभव था। ऊपर से सीटी की आवाजों ने स्थिति को और उलझा दिया क्योंकि कोहरे में दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल था और यही दोनों कैप्टन से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कैप्टन कैंडाल ने सोचा कि स्टार स्टार्ड उनकी बाईं तरफ से गुजरेगा, जबकि कैप्टन एंडरसन को लगा कि एम्प्रेस दाईं तरफ बढ़ रही है। रात के करीब 1:55 पर दोनों जहाजों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। स्टार स्टार्ड का लोहे का बो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक सी की मोटी समुद्री बर्फ तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, वो कोयले के वजन से और भी ज्यादा भारी होकर खतरनाक तरीके से एम्प्रेस की दिशा में बढ़ रहा था। और अगले ही पल कोहरे के धुएं से निकलते हुए बड़े से स्टार स्टार्ड जहाज को आरएमएस आयरलैंड के कैप्टन कैंडाल ने अपनी ठीक सामने देखा। उन्होंने उस पल में जहाज को पूरी ताकत से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्टार स्टार्ड के क्रू ने भी इस भयानक स्थिति को देखकर जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब काफी देर हो चुका था, जिसके बाद दोनों कैप्टन अब समझ चुके थे कि इस टक्कर को रोक पाना मुमकिन नहीं है। तुरंत ही बाद स्टार स्टार्ड के लोहे का बो आरएमएस एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के बीच वाले भाग से टकराया। स्टार स्टार्ड का लोहे का बो, जो कोयले के भारी वजन से मजबूत और स्थिर था, सीधे एम्प्रेस के रडर के बीचों बीच घुस चुका था, जिसने आरएमएस आयरलैंड की लोहे की दीवारों को कागज की तरह फाड़ दिया। टकराव की आवाज इतनी जोरदार थी कि यह आरएमएस आयरलैंड जहाज के हर कोने में गूंज गई। स्टार स्टार्ड का बो एम्प्रेस के बॉयलर रूम को फाड़ता हुआ अंदर तक घुस गया। ये टक्कर इतनी तेज और घातक थी कि एम्प्रेस के रडर में 14 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होल बन गया, जिससे पानी तेजी से शिप में घुसने लगा। इस समय आरएमएस आयरलैंड में पानी के घुसने की रफ्तार 2,70,000 लीटर पर सेकंड की थी। लोअर डेक्स में सो रहे यात्रियों को तो बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। जहाज के अंदर का माहौल तुरंत ही बदल चुका था। यात्रियों ने तेजी से अपने परिवार और सामान को इकट्ठा करने की कोशिश की। कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। निचले डेक पर सो रहे थर्ड क्लास यात्रियों ने सबसे पहले पानी की तेज लहरों का सामना किया। कई परिवार बंद गलियारों और दरवाजों के पीछे फंस कर रह गए। ऊपरी डेक पर लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे। जहाज के झुकने की वजह से एक तरफ चलना बेहद मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। कैप्टन कैंडाल ने स्थिति को संभालने की हर कोशिश
कोशिश की। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि यात्रियों को लाइफ बोट्स तक पहुंचाया जाए, लेकिन जहाज इतनी तेजी से डूब रहा था कि मोस्टली लाइफ बोट्स को पानी में उतरने का समय ही नहीं मिला। पानी के जहाज में काफी ज्यादा भरने के चलते हेवी होकर जहाज तेजी से बाईं ओर झुकने लगा। झुकाव इतना तेज था कि यात्री सीधा खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। एम्प्रेस को वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के साथ डिजाइन किया गया था जो जहाज को डूबने से बचा सकते थे, लेकिन टकराव के बाद कई कंपार्टमेंट्स खुले रह गए, जिससे पानी पूरे जहाज में फैल गई। पानी का वजन जहाज को बाईं ओर खींचने लगा। कुछ ही मिनटों में एम्प्रेस पूरी तरह बाईं ओर पलट गई और अगले ही पल आरएमएस आयरलैंड के ऑलमोस्ट 1400 यात्री अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। कुछ शिप के अंदर फंसे बेबस डूब रहे थे, तो बहुत से लोग ठंडे सेंट लॉरेंस नदी के पानी में डूबते हुए जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। इस समय क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। कई क्रू मेंबर्स ने खुद को लाइफ बोट में जगह ना देकर दूसरों की जान बचाने की कोशिश की। उन आखिरी पलों में हर कोई केवल एक ही बात सोच रहा था कि कोई किसी तरह उन्हें बचा ले। उस टक्कर में हुई तबाही में सैल्वेशन आर्मी के 170 सदस्यों में से भी केवल 8 लोग ही जिंदा बच सके। स्टॉर्स्टाड जहाज के क्रू ने जब लोगों की चीख पुकार के बीच आरएमएस को पूरी तरह पानी में समाते हुए देखा तो उनका भी दिल दहल गया। स्टॉर्स्टाड के क्रू ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो इस डूबते हुए जहाज में मौजूद 1400 लोगों में से केवल 400 लोगों को ही बचा सके, क्योंकि मोस्टली लोगों को बचा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, जो कि डूबते हुए आरएमएस के लोअर डेक में मौजूद थे और अंदर फंसे हुए थे। इनकी तो चीख पुकार भी पानी से बाहर नहीं आ रही थी और तेजी से पानी के अंदर समाते आरएमएस से इन्हें निकाल पाना अपनी जान को जोखिम में डालना था। इसके बाद भी उनके बचने के चांसेस कम ही होते, इसलिए स्टॉर्स्टाड के क्रू का भी ध्यान सबसे पहले ठंडे पानी के ऊपर तैरते हुए अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते हुए लोगों पर था। उन्होंने जितने लोगों को बचाया जा सकता था उन्हें पानी से बाहर निकाला। अब दोस्तों, इस हादसे ने ना दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया। 1012 लोगों की मौत ने इसे टाइटैनिक के बाद सबसे बड़ा समुद्री हादसा बना दिया। अब क्या ये सिर्फ कोहरे का नतीजा था या कप्तानों के फैसले बेहतर हो सकते थे? आखिर इतने बड़े हादसे में गलती किसकी थी? तो आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के डूबने के बाद कनाडा और नॉर्वे दोनों में ही जांच शुरू हुई। कनाडा में हुई जांच में स्टॉर्स्टाड के कैप्टन थॉमस एंडरसन को हादसे का मुख्य दोषी ठहराया गया। जिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एंडरसन ने कोहरे में गलत दिशा में मोड़ लिया। नॉर्वेजियन इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने आरएमएस के कैप्टन हेनरी कैंडाल पर उंगली उठाई। उनका दावा था कि कैंडाल ने स्टॉर्स्टाड के संकेतों को गलत समझा और अपने जहाज को गलत दिशा में मोड़ लिया। आज आरएमएस एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का मलबा सेंट लॉरेंस की नदी की गहराइयों में 130 फीट नीचे है, बट इन रियलिटी कोई भी ये क्लियरली नहीं कह सकता कि इस घटना के पीछे दोनों में से किस कैप्टन की गलती और किसकी गलती की वजह से इन 1012 लोगों की जान गई। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देना। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा और ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे औरत की कहानी के बारे में जो एक एस्ट्रोनॉट थी और स्पेस में भी जा चुकी थी, लेकिन उसके साथ जिंदगी कुछ ऐसा खेल खेलती है कि उसे अपनी जिंदगी का अंतिम क्षण जेल में बिताना पड़ता है। अब आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है और किस कारण से वो एस्ट्रोनॉट स्पेस से सीधा जेल में पहुंच जाती है, इस पूरे कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय